देख रहे हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम आज पहुंचे हैं डुंगराना से 2 किलोमीटर दूर। यहाँ जो आप सामने सड़क मार्ग देख रहे हैं वो डुंगराना की तरफ जाने वाला है, और डुंगराना से यहाँ 2 किलोमीटर राखी और रामसरा रोड पर दोस्तों आगे ये जो रोड जा रहा है वो रामसरा की ओर जा रहा है। रामसरा यहाँ से 5 किलोमीटर है। राखी गांव जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ स्थित है दोस्तों LBS स्कूल डुंगराना। दोस्तों, यहाँ हम आज कवरेज करने वाले हैं जिस प्रकार से परीक्षा परिणाम आए हैं 12वीं के, और बहुत शानदार स्कूलों में दोस्तों LBS डुंगराना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हम इसकी आज बारीकी से दोस्तों कवरेज करेंगे, आपको बताएंगे। हरियाली चारों ओर। दोस्तों, आज रविवार का समय है, स्कूल की छुट्टी है, और संचालक से हमारी बात हुई थी, वो अभी इसी वक्त स्कूल में ही है। तो नरेंद्र जी से, रतनलाल जी लोर से भी हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं विशाल बिल्डिंग, ये LBS डुंगराना की बिल्डिंग है दोस्तों। विज्ञान, कृषि विज्ञान व कला संकाय आदि के लिए जाना जाता है। बहुत शानदार रिजल्ट इसके दोस्तों हमने गत वर्षों में देखे हैं। जब कोरोना से पहले का यहाँ रिजल्ट जब आता था, परीक्षा परिणाम, आप देख सकते हैं हरियाली किस कदर इस स्कूल का एक मुख्य पार्ट है दोस्तों। यहाँ अच्छी खासी संख्या में आसपास के दर्जनों गांवों के विद्यार्थी इस शानदार बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। बहुत शानदार बिल्डिंग दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है, और हम अंदर चलकर अध्ययन करते हैं। यहाँ प्रत्येक चीज़ का दोस्तों आपको दिखाएंगे क्यों ये LBS डुंगराना स्कूल जो है वो ख़ास है, और किस वजह से इसका रिजल्ट जो है हर बार अच्छा आता है दोस्तों। इस बार जो विज्ञान का जो संकाय का साइंस का जो रिजल्ट आया है दोस्तों 12वीं का, मैं आपको बताऊं तो 90+ वाले लगभग 10 से अधिक छात्र हैं दोस्तों इस स्कूल में। और अपन बात करें 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले बच्चों की, तो उनकी संख्या इस वर्ष 46 से अधिक है। तो इतना अच्छा रिजल्ट आने का रीज़न, किस प्रकार की फैकल्टियाँ हैं, हम यहाँ शिक्षकों से बात करेंगे। पहले मैं आपको चारों ओर से इसको दिखा रहा हूँ किस प्रकार की बिल्डिंग दोस्तों यहाँ शानदार तरीके से बनाई गई है। खेल कूद के लिए यहाँ मैदान भी है, और यहाँ संचालक मंडल में अगर मैं बताऊँ तो देवीलाल जी लोर है, नरेंद्र सिद्धू है, हम उनसे बात करेंगे। और दोस्तों फैकल्टी का जहाँ तक सवाल है तो देवीलाल साहू है गेहूं से दोस्तों, बहुत ही शानदार अध्ययन करवाते हैं। इसमें सुरेंद्र गोदारा है छानीबड़ी से, और देवीलाल साहू रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं, जबकि सुरेंद्र गोदारा है छानीबड़ी से बायोलॉजिकल, और टीचर है अनिल सहारण है मैथमेटिक पढ़ाते हैं दोस्तों। रवि महिला है पालड़ी से, ज्योग्राफी का अच्छा खासा उनको नॉलेज है, अनुभव है, और बच्चों को इसी प्रकार से अनुभव देते हैं। राकेश बिजारनिया है, और इसके अलावा श्रीमती मुकेश भी है, विक्रम पचार भी है, और इसके अलावा दोस्तों गणेश सहारण है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, विक्रम गहलोत है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बात करते हैं। संचालक मंडल नरेंद्र जी सिद्धू है, और देवीलाल जी लोर है। यहाँ ऑफिस में देखते हैं, ये आप देख सकते हैं अंदर का बिल्डिंग का नज़ारा। यहाँ ऑफिस में बैठे दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र जी भी, देवीलाल जी साहू भी, हमें उनसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार सर, नमस्कार। साफ संदेश भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार देवीलाल जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों हम बात करेंगे, नरेंद्र जी बैठे हैं, संचालक मंडल के दोनों ही सदस्य हैं। तो जिस प्रकार से अभी आज रविवार है और बच्चों की छुट्टियां हैं, और छुट्टियों में हमने एक नया कॉलम नरेंद्र जी प्रारंभ किया था, और बच्चों को, क्षेत्र के लोगों को दिखाए कि किस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर है। और आपका बहुत शानदार रिजल्ट इस बार आया है विज्ञान का, हमने देखा साइंस का
जिसमें 90% से अधिक 10 बच्चे और 46 बच्चे 80% से अधिक वाले हैं। तो पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस शानदार रिजल्ट के लिए नरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये देखिए, हम क्रिकेट की भाषा को अच्छे से समझते हैं। जी हम देखते हैं कि जब एक खिलाड़ी बैटिंग करता है और दूसरे खिलाड़ी स्कोर ना कर पाए तो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। जी इसी प्रकार स्कूलों में होता है, एक टीम वर्क होता है, जिस टीम में स्कूल मैनेजमेंट, स्टाफ, साथी और बच्चे होते हैं। अगर एक भी कड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। सभी स्टाफ साथियों ने बेहतरीन मेहनत की, बच्चों ने हमें फॉलो किया, हमारी दिशा निर्देश में काम रहा। उसके लिए हम सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमने इस बार 95.20% अंक जो है हमारा बच्चा संजय पुत्र सुल्तान सिंह निवासी मुंदड़िया बड़ा। जी जी जी। इसके साथ साथ एक बहुत विशेष बात ये है कि संतोष पुत्री सागर निवासी मुंदड़िया बड़ा, जिन्होंने एग्रीकल्चर संकाय में पूरे भादरा तहसील में टॉप किया है, 92.6% के हाथ में पूरे भादरा तहसील में वो बच्ची टॉप पे है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद 1% में इन बच्चों का 10 बच्चों का नंबर आएगा। 1% का मतलब ये है कि सरकार रिजल्ट जारी करने के बाद 1% बच्चे निकालती है, जिसको इंस्पायर अवार्ड के रूप में सरकार 4 लाख रुपए वितरण देती है। पिछली बार भी कोरोना से पहले जब रिजल्ट आया था तो हमारे स्कूल के 10 बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ था, जो कि एक रिकॉर्ड था ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और इस बार भी हम यही उम्मीद करेंगे 10 बच्चों को जो है 4-4 लाख रुपए सरकार देगी। अच्छा, हम एक निवेदन आपसे करेंगे, जो 10 बच्चे आपके 90% से अधिक अंक अर्जित करके आपके विद्यालय का भी क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उन बच्चों के आप नाम हमें बताएं दर्शकों को। देखिए, पहले सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है संजय जी पुत्र सुल्तान सिंह निवासी मुंदड़िया बड़ा, जिन्होंने 95.2 स्कोर किया है। जी। उसके बाद हमारी बच्ची है काजल चौधरी पुत्री भगवानाराम निवासी देवगढ़, जिसने 93.8% का स्कोर किया है। उसके बाद हमारी एक बच्ची और है जो है निकिता पुत्री सतपाल निवासी डिंगवास, जिसको हम हुणतपुरा भी कहते हैं, जिसके 93% है। उसके बाद है मनीष कुमार पुत्र सुखदेव निवासी मुंदड़िया बड़ा, उसके जो है 93% है। उसके बाद है पंकज पुनिया पुत्र हरदित पुनिया निवासी डिंगवास, उसके 91.8 है। उसके बाद है हमारी गुड़िया है बोजला से पूनम शिव भगवान, जिसके 90% स्कोर है। इसके बाद वर्षा जीताराम डुंगराना से, जिसके 90% है। और उसके बाद एक बच्ची हमारी है शायद 10 बच्चे हो गए, या कोई एक बता छूट सकता है शायद। पंकज पुत्र सरजीत सिंह नथवाणिया से, उसके 90% है। 90% तो ये तो बहुत काफ़ी अच्छा और एक प्रकार से उत्साहवर्धन करने वाला परिणाम बिल्कुल। देखिए, आए हैं। कोरोना के बाद, कोरोना में सभी स्कूल, सभी बच्चे, सभी स्टाफ साथी जो है डीमोटिवेट हो गए थे, हतोत्साहित हो चुके थे। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया ना, वो एक बूस्टर का काम किया, सबने बहुत शानदार मेहनत की है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80% से ऊपर कुल आपके 46 से शायद बच्चे हैं। 46 बच्चे हमारे 80% से ऊपर है, जो कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मोर देन 50% बच्चे हमारे जो हैं 80% से पास हुए, मोर देन 50। जी जी जी। हमने फैकल्टीज़ के बारे में भी आपके बताया, जैसा कि हमारे पास जानकारी थी। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने कोरोना काल का भी जिक्र किया, सबसे पहले जान लेते हैं, आपने ये जो लगा रखा है पोस्टर ऑफिस के अंदर, संभव क्या ये कोरोना काल से पहले के 70 का होगा, जैसा कि बातचीत में आपने बताया था। दर्शकों में आपको दिखा दूँ, बहुत ही शानदार रिजल्ट 99% पूनम भूतास यहाँ दिखाई दे रही है। ये कोरोना से पहले का दोस्तों रिजल्ट था, कोरोना काल का। हाँ, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोरोना काल का बताया जा रहा है। और ये कोरोना से पहले का, ये कोरोना से पहले का है, जो कि 92.20 पुत्री, ये मोनू पुत्री श्री कृष्ण कुमार आपको यहाँ से दिखाई दे रही है दोस्तों। ये लगातार आप नाम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर,
लास्ट सोनू श्री राम कुमार तक, जो कि 90% है। दोस्तों बहुत शानदार रिजल्ट के लिए नरेंद्र जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने कोरोना काल का भी जिक्र किया था, तो कोरोना काल में हमने सुना है, जैसा कि आपसे पहले बात हुई थी, तो आप दंपति भी आप कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, और किस प्रकार से कोरोना काल के दौरान स्कूलों को, स्कूल संचालकों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा अपना अनुभव इसमें बताइएगा। देखिए सर, कोरोना एक वैश्विक बीमारी थी जी जी, और मैं इसका, वो राजस्थानी में कहते हैं, खुद भुगत भोगी था। मैं और मेरी मिसेज, हम दोनों आईसीयू तक पहुंच गए थे, और प्रत्येक पल ये डर सता रहा था कि शायद दुनिया को अलविदा कह देंगे। लेकिन कोई अच्छे कर्म थे, बच्चों की दुआएं थी, स्टाफ साथियों की दुआएं थी, माँ बाप की दुआ थी कि आज फिर से स्वस्थ होके आपके बीच हैं। भगवान ना करे वो दौर कभी भी किसी के साथ ज़िंदगी में दोबारा आए। एक इतना पैनिक था कि हर पल आपको ये डर लग रहा था कि आप बस इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हो। अच्छा, एक मैं जानना चाहूँगा, कोरोना काल के दौरान लगभग 2 साल तक स्कूल कॉलेजों की हालत ख़राब थी, बंद जैसे थे, बच्चे घर में थे, और स्कूल का स्टाफ भी होता है, किस प्रकार से उनको मैनेज किया गया, आपने कैसे, किस प्रकार से स्कूलों का खर्चा चला, और कितनी मुश्किलात इसमें आई, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, खर्चा तो ये है सर कि कोरोना काल में हमने किसी भी पेरेंट्स को एक तो दुखी नहीं किया कि हमें फ़ीस जमा कराइए, कि जो भी स्टाफ साथी थे उनके साथ हमने एक कोऑर्डिनेशन बैठाया कि इस दौरान स्कूल के पास भी फंड नहीं है, और अगर हम माँ बाप के पास भी फंड नहीं है, क्योंकि सबके बिज़नेस ठप हो चुके थे, तो हम मिलजुल के अगर काम करेंगे, कुछ कोऑपरेट आप करो, कुछ कोऑपरेट हम करें, और कुछ साधन संपन्न जो माँ बाप है कुछ कोऑपरेट वो करें, तो हमने एक तीनों कड़ी को जोड़ के चैनल बना के और अपने खर्चे निकाले, स्टाफ साथियों का सहयोग किया, और जो भी हमसे समाज हित में बन पड़ा वो हमने किया। अच्छा, उस समय दिमाग में आती होगी बातें, क्योंकि बहुत सी बातें आई थी, और कोरोना काल से तो इतने भयभीत हो गए थे लोग कि उम्मीद नहीं थी आगे भविष्य कैसा होगा और किस प्रकार से हम बचे रह पाएंगे भी या नहीं। ऐसे में सरकार से आपको उस समय क्या उम्मीद थी, और कितनी वो उम्मीदें पूरी हुई या कितनी निराशा आपको हुई? सर, सरकार से मैं एटलीस्ट ये उम्मीद थी कि हमें हमारा जो आरटी का पैसा है, अगर वो भी कोरोना काल के दौरान दे दिए तो हम अपने खर्चे और अपने स्टाफ साथियों का आराम से भरण पोषण कर सकते थे। लेकिन वो नहीं मिला, और वो अब तक नहीं मिला है। अच्छा, वो अभी तक नहीं मिला है। तो ये तो बड़ी भारी मुश्किल है सर, बहुत भारी मुश्किल है ऐसे में। अच्छा, अब कोरोना काल के बाद में जैसे ही सत्र प्रारंभ हुए हैं, और लगभग एक सत्र अच्छे से चला भी है, तो इससे आप कितने संतुष्ट हैं? कितने बच्चों का दोबारा स्कूलों की तरफ मार्ग एक प्रस्त हुआ है, और क्या मुश्किलात थी, और अब कितना आप सुकून महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब कोरोना के बाद स्कूल्स खुले तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि 1-1.5 साल से बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल दूर थे, और उनका जो बेसिक्स था वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं था। जी। हमारे ऊपर प्रेशर ये था कि हमें एक लिमिटेड टाइम में उनका बेसिक्स भी क्लियर करना है, उनका कोर्स भी करवाना है, और एक बेहतरीन रिजल्ट भी देना है। इसके लिए हमने लगातार मीटिंग्स की, हमारे सिलेबस को हमने बार बार रिव्यू किए, हमने हमारे टेस्ट पैटर्न को बदला कि हम इस तरीके से टेस्ट लें तो हम अच्छे कम समय में बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। और उसका एक एक स्टाफ साथी ने जो हमने दिशा निर्देश दिए, जो हमने मीटिंग्स ली, जो हमने पॉइंट्स डाले कि हम इन पॉइंट्स पे अगर बच्चों के काम करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, और उसी का परिणाम है कि आज हम और आप सामने बैठे हैं और जो चर्चा कर रहे हैं कि भादरा तहसील में LBS भी एक स्कूल है जिसने कृषि के क्षेत्र में जो है भादरा तहसील में टॉप किया है, और 95.2% के साथ ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी स्कूल हमारे आसपास रिजल्ट में टिक भी नहीं रहा है। जी, बिल्कुल, और इसी से प्रेरित होकर थोड़ा हम भी आपके पास आए, और हमने भी सुल्तान केसरी न्यूज़पेपर में आपकी अच्छी न्यूज़ें भी उस अच्छे रिजल्ट वाली लगाई है। तो रतनलाल जी लोर भी हमारे पास बैठे हैं, उनसे भी हम एक जुड़ा हुआ ही सवाल जानेंगे। कोरोना काल के दौरान देवीलाल जी, माफ़ कीजिएगा देवीलाल जी, कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से बच्चे ज़्यादातर अधिकतर घरों में रहे,
और उनकी मेंटलिटी एक प्रकार से प्रभावित भी होने लगी थी, अभिभावकों की चिंता भी बढ़ी थी और निश्चित रूप से स्कूल संचालकों की, टीचरों की, अध्यापकों की भी इससे जो है परेशानियाँ, चिंता बढ़ी होगी कि उनके बच्चे जो है किस प्रकार मुश्किल में गुजर रहे हैं। तो वो कितना मुश्किल दौर था और बच्चों के ऊपर कितना बड़ा असर हुआ, और अब जब दोबारा स्कूल खुले हैं तो उसमें से कितना आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही है बच्चों को वापस उसी पैटर्न पर लाने के लिए। सर जो दौर था वो तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही, उसका कोई वर्णन करे तो कर भी नहीं सकते। लेकिन जैसे स्कूल खुले तो बच्चे वापस स्कूलों की तरफ मूव हुए, तो उनको धीरे धीरे उनको सेटअप किया गया, बच्चों को उनका बेसिक तैयार करवाया। स्टाफ को भी बोला गया कि आप बच्चों को बड़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करो, और सही तरीके से पटरी लाइन पे आने लगी। रिजल्ट के साथ साथ में एक बात और भी है कि हमारे इस साल 3 बच्चे जो एनडीए रिटर्न में क्लियर हुए हैं। एक तो गुड़िया है पहले प्रयास में ही, आयना सुल्तान सिंह मुंदरिया बड़ा से, एक लड़का है उसका पवन विनोद कुमार मर्सीसर से, एक नवीन श्रीनिवास गेहू से। 3 बच्चे हैं जो रिजल्ट के साथ साथ में बीकानेर संभाग का शायद पहला स्कूल है हमारा जिसने एनडीए क्लियर करवाया है बच्चों को। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा देवलाल जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, अभी बच्चों को जब आप रूटीन से दोबारा स्कूलों में पुणे आने लगे हैं और पढ़ाने भी लगे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेंटलिटी अभी भी उस कोरोना काल में ही मतलब फंसी हुई है, आप महसूस करते हैं? कुछ 5-10% बच्चे ऐसे हैं, उनको लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आ जाएंगे रास्ते में। तो किस प्रकार की मेंटलिटी बच्चों की हो गई थी उस समय? वो कम से कम बच्चे 1.5 साल से शिक्षा से दूर रह गए थे। दूर रहने से क्या है, उनका वो दिमाग में शिक्षा के प्रति उनका कम हो गया था, क्यों घरों में खाली बैठे थे। सरकार ने ऊपर से ऑनलाइन थोप दिया तो बच्चे उन मोबाइल पे, नेटवर्क पे, उन पर अलग चले गए, दिमाग बच्चों का चेंज हो गया। वापस आए तो सेट हो जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवलाल जी। अच्छा, हम नरेंद्र जी से जानेंगे, अब जब आपका बॉस स्कूल में रिजल्ट बहुत अच्छा और पहले भी रहा है, अभी भी आपने बहुत शानदार रिजल्ट देखे और संभवतः सभी स्कूल निजी संचालकों को आपने चौंकाया भी होगा, तो कैसे इस प्रकार आप अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं और किस बिना पर, इसके लिए क्या विशेष तैयारियां करनी पड़ती है और किस प्रकार से विशेष गुणवत्ता वाली पढ़ाई आपके स्कूल में हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सर, देखिए हर आदमी की एक स्ट्रेटजी होती है। मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं हर सैटरडे को रिव्यू करता हूँ कि पिछले सैटरडे को स्टाफ कहाँ था, यानी सिलेबस के मैटर पर कि उसने कितना सिलेबस कराया था, इस सैटरडे को कितना सिलेबस करवाया है, अगले सैटरडे को कहाँ पहुँचा है। मैं क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन फिजिक्स और एमबीए इन मार्केटिंग, शायद जितने भी स्कूल संचालक है सब में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो है स्कूल संचालक हूँ। तो उससे मैं हर सैटरडे को रिव्यू करता हूँ कि ये स्टाफ साथी धीरे चल रहा है। फिर मैं उसको आराम से बैठा के पूछता हूँ, भाई आपने जो टेस्ट सीरीज़ कोई शुरू की है या कोई कॉपी चेक का काम था, ये स्लो क्यों चल रहा है। वो मुझे अपना सर्टिफिकेशन अगर आंसर देता है तो मैं उसको कहता हूँ ठीक है आप अच्छे से और काम करिए। फिर हम हर मंथली एक रिव्यू मीटिंग करते हैं कि अपना सिलेबस कितना पिछड़ा हुआ है, हमें किस महीने तक, हमारा टारगेट पहले सेट होता है कि हम सितंबर तक इतना सिलेबस लेंगे, दिसंबर तक हम जो 100% सिलेबस लेंगे, उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे। उस टेस्ट सीरीज को भी हम स्टाफ को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपका जो भी पेपर होगा वो एज़ पर बोर्ड गाइडेंस है, उसके हिसाब से होगा ताकि बच्चा उसी हिसाब से तैयारी कर सके। कई बार क्या होता है कि मास्टर को अनुभव नहीं होता है, तो कोई एक चैप्टर उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और वो उसका टेस्ट लेता है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन दे देता है, जबकि उसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन होता है कि यदि इसमें 2 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो 4 नंबर का क्वेश्चन डालेगा तो बच्चा अपनी ट्रैक से हट के तैयारी करेगा, जिसके कारण उसको हम बोलते हैं डंकी वर्क। और एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है, जो गाइडेंस के हिसाब से चलता है कि भाई ये चीज़ इसमें से आएगी, ये चीज़ इसमें से आएगी, उसी तरीके से आप पेपर सेट करो ताकि बच्चे की। और दूसरा क्या होता है कि हम देखते हैं अक्सर जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो एक कॉपी का पेज फाड़ के टेस्ट देते हैं। आप देखते हो कि वकील जो है कोट पहन के लड़ाई लड़ता है, क्या कोट पहनने से ज़्यादा वकालत आती है? डॉक्टर एक सफ़ेद कोट पहन के इलाज करता है, क्या वो ज़्यादा डॉक्टर थोड़ी बन जाता है? नहीं। क्यों पहनता है वो? उसमें एक एनर्जी आती है, उसमें एक फीलिंग आती है कि मैं अपने पेशे से, वो पेशेवर हो जाता है। इसी प्रकार जब भी हम टेस्ट लेते हैं तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि कॉपी का पेज ना फाड़े, जो बोर्ड की कॉपी आती है हम उस तरीके की कॉपी लगाते हैं ताकि बच्चे की मेंटेलिटी बनी रहे कि मेरा एग्ज़ाम है। वो टेस्ट को सिर्फ टेस्ट ना समझे, वो उसको ये सोचे कि मेरा फाइनल एग्ज़ाम है।
हम उस प्रकार से बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि एक बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। अगर कोई बच्चा किसी की परफॉर्मेंस लास्ट टेस्ट बेटर थी और इस बार थोड़ी डाउन है, तो हम उसको एक एक बच्चे को इंडिविजुअली मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ, पर्सनली मेरे ऑफिस में बुला के बच्चे को अकेला मिलता हूँ, माँ बाप को कॉल करता हूँ कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन है, क्या घर पे कोई इसको दिक्कत है या स्कूल से रिलेटेड कोई समस्या है या इसको समझ नहीं आ रहा है या क्या कारण है। तो उससे क्या है कि जब आपस का कोऑर्डिनेशन होता है तो रिजल्ट बेहतरीन आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने नरेंद्र जी बहुत काफ़ी अच्छी बातें भी बताई है। और छोटे स्कूल जो है, निजी स्कूल, और जो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस दिशा में, इस क्षेत्र में कदम रखने वाले हैं, उनके लिए आपने बहुत ही प्रेरणादायी भी बातें बताई है। मैं एक दो चीज़ें और भी जानना चाहूँगा। काफ़ी अनुभवी आप और बहुत बढ़िया तरीके से आप सब कुछ हैंडल करते हैं, विद्यार्थियों से लेकर अपने स्टाफ तक को भी। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा नरेंद्र जी, जिस प्रकार से बच्चों का पूरा विकास हो, उसके लिए जैसे पढ़ाई जितनी ज़रूरी होती है, खेल कूद भी पूरा उसमें मायने रखता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बच्चों को किस प्रकार का तो उसका रूटीन होना चाहिए पढ़ाई का, और बच्चे जब स्कूल से, क्योंकि अभिभावक अपने घरों से बच्चे भेज देते हैं, तो उसके लिए बाद में सब कुछ जो है वो उस अध्यापक और टीचर ही उस स्कूल के सब कुछ हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, बच्चों को खेल कूद कितना ज़रूरी है और मानसिक रूप से सबल बनाने के लिए बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्या किया जाता है? इसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं, क्षेत्र के अभिभावकों को भी संतुष्टि हो इससे। देखिए सर, साइंस ये कहती है कि जब भी हम कोई एक काम लगातार करते हैं तो वो ना तो हमारे माइंड को डेवलप करता है, ना ही हमारे एक्सपीरियंस में काउंट होता है। हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। कई बार हम जब नया करते तो सक्सेस होता है, कई बार नहीं होता है। हमें जब वो सक्सेस हो तो बहुत ज़्यादा जो है एनर्जेटिक या बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, और जब वो सक्सेस ना हो तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि आगे हम नहीं करेंगे। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आपको अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब हम देखते हैं कई बार बच्चा उठता है कि सुबह 4 बजे उठूंगा फिर ये करूँगा, वो टाइम टेबल नहीं है। आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कि मेरे को कुछ टाइम खेल के लिए भी देना है, क्योंकि जब तक आप खेलोगे नहीं तो आपकी बॉडी में एक रक्त का संचार तेजी से नहीं होगा, डिटॉक्सीफाई नहीं होगा, ऑक्सीजन की ज़्यादा पूर्ति नहीं होगी, तो आपका मस्तिष्क भी नहीं बढ़ेगा। तो कुछ खेल के लिए भी होना चाहिए, कुछ इनोवेशन के लिए भी होना चाहिए। अब बात आई है इनोवेशन की, तो उससे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इनोवेशन का हमारे पास ATL लैब है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो है हम सिंपल किताबों से काम नहीं चला सकते। हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहते हैं, हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी में हो। तो हमने ATL लैब भी हमारे स्कूल में सेटअप की है, जहां हम बच्चों को नई नई इनोवेशन सिखाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पिछली बार कोरोना की वजह से वो पूरी नहीं चल पाई, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि उसकी सारी सपोर्ट हमें मिलती है जो है नीति आयोग से और जयपुर से, तो कोरोना में वो चीज़ नहीं चल पाई। इस बार प्रॉपर डे फ्रॉम द बिगिनिंग से ATL लैब चलेगी, जिसमें बच्चों को नई नई टेक्निक सिखाएंगे, ताकि जब बच्चा नई नई चीज़ें सीखेगा तो उसका दिमाग और ज़्यादा विकसित होगा। दूसरा क्या होता है कि जो बच्चे को काम मिलता है, जो असाइनमेंट मिलता है, वो बच्चा कल पे ना छोड़े, तुरंत प्रभाव से करे उसको। उसके बाद उसको जो समय मिलता है उसमें वो खेले भी, सोशल मीडिया से भी जुड़े वो, और विशेषकर न्यूज़ ज़रूर सुने, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ सुनेगा तो वो एक जो है समाज का अपडेट रहेगा। हम देखते हैं जो भी एग्ज़ाम आता है उसमें करंट अफेयर्स आते हैं, GK आती है, तो वो हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके GK की कोचिंग करता है। अगर वो लगातार TV यानी न्यूज़, ना कि गाने, न्यूज़ सुने, अच्छी अच्छी न्यूज़ सुने शाम को 1 घंटा, तो वो अपडेट रहेगा अपने आप। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और बच्चों को ये चीज़ें देखनी भी चाहिए। और आपका जब कोई बच्चा ये वीडियोस देखेगा तो उससे बहुत कुछ सीखेगा भी। अच्छा नरेंद्र जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपने GK का भी जिक्र किया, लैब का जिक्र किया, वो उसका हम अध्ययन भी करेंगे। आपने GK का जिक्र किया, इसके लिए बहुत से बच्चे जो है ऑनलाइन ये चीज़ें देखते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज का, ऑनलाइन पढ़ाई का, और ऑनलाइन इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जो सामग्री होती है पाठ्यक्रम के लिए, उनके लिए बच्चे जब ऑनलाइन जाते हैं तो उसके कितने दुष्परिणाम और कितने उसके फ़ायदे होते हैं, और उसके लिए बच्चों को कुछ गाइड करें। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जब भी किसी भी बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाता है तो ये उस बच्चे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भेजने से पहले पेरेंट्स की और टीचर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस बच्चे को उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए। जब तक आप बच्चे से खुल के बात नहीं करोगे तब तक आप बच्चे को हर चीज़ नहीं बता पाओगे। जब आप उसको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताओगे तो बच्चा समझ सकता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और ये चीज़ मेरे लिए बुरी है। तब वो ऑनलाइन अगर कोई पढ़ाई करेगा तो वो कोई गलत चीज़ों पे नहीं जाएगा, वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा। लेकिन जब तक हम उसे बताएंगे नहीं कि इसका एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तब तक बच्चा भटक सकता है। और इसी क्रम में हमने इस बार मेरी बहुत
दिली इच्छा है, जैसे मैंने कहा था हमेशा नया करते रहना चाहिए, तो मैं इस बार एक बहुत बेहतरीन नया चीज़ करने जा रहा हूँ कि इन बच्चों को ऑनलाइन जाना ही ना पड़े। मैं 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक बच्चों को जीके, और जो बच्चे विशेषकर एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, अभी आपको भी पता है कि हमारे जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज आ रहा है। जी जी बिल्कुल आ रहा है। तो मैं उसी चीज़ को चाहता हूँ कि मेरे आसपास का कोई भी बच्चा जो बाहर बीकानेर इधर उधर ना भटके, मैं उन बच्चों को 11वीं क्लास के साथ साथ जेट की तैयारी कराऊंगा डे फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि मेरे क्षेत्र का बच्चा जो है जेट का एग्ज़ाम क्रैक करे और क्रैक करके जोगीवाड़ा में ही पढ़े, ताकि जो है मेरे आसपास के एरिया की बच्चियों को दूर ना जाना पड़े, माँ बाप को परेशानी ना हो। तो मैं डे फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों को जीके की और विशेषकर 11वीं के बच्चों को जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में होंगे उनको जो है जेट की जो है कोचिंग डे फ्रॉम द बिगिनिंग विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा रहा, इसको हम पार्टीशन 2 के रूप में बनाएंगे। तो ये पार्टीशन 1 था, और आपने अभी लास्ट में क्वेश्चन में जो बातें की है वो बच्चों के लिए बहुत ही एक प्रकार से उसके इंटरेस्टेड विषय का ये जो पार्ट है वो रहा है। इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। और दर्शकों को मैं बता दूं कि ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा। उससे साला से आप साला का पूरा अध्ययन करेंगे, हम घूम फिर कर इस पूरी साला का अध्ययन करके आपको बताएंगे, लैब के बारे में बताएंगे, और नरेंद्र जी से और देवीलाल जी लौर जी से भी कुछ और भी सवालों का जवाब हम जानेंगे, और पूरी कंप्लीट हम आपको रिपोर्ट जो है वो LBS डुंगराना की आपको देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान, और सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा।